आनंद टंडन जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। आज उदय कोटक ने एक स्टेटमेंट दी कि भारत को एक मैक्रो शॉक के लिए प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कल जो वार्निंग दी थी, क्या लग रहा है आपको कि मार्केट इस समय एक थोड़ा सा डरा हुआ है इन सब चीज़ों को लेकर, और मार्केट को लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है आगे जाकर अर्निंग्स पर और ओवरऑल मैक्रो पर? एक्चुअली मार्केट डरा हुआ नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर डरा होता तो यहाँ से और नीचे गिरता। अगर अभी भी देखें, आपको कंसेंसस अर्निंग्स जो है वो यही इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत यही है कि 15% ग्रोथ होगी अर्निंग्स में। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, इससे आधी हो जाए तो भी बहुत है, लेकिन अभी भी एनालिस्ट ने कम नहीं किया है। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट सस्ता लगता है, अगर आप थोड़ा कम करके देखेंगे तो मार्केट फिर से फुली वैल्यूड दिखता है। मेरा मानना यह है कि अभी भी मार्केट में, स्पेशली रिटेल में, यह समझ नहीं आया है कि मार्केट महंगा इसलिए है और इसके कारण कोई खरीद नहीं रहा है। एक चीज यह है कि अपॉर्चुनिटीज फिलहाल जो मार्केट में बाकी दुनिया में मिल रही हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को ज्यादा प्रभावित कर रही हैं, और दूसरा यह है कि हमारे यहाँ अर्निंग्स ग्रोथ है ही नहीं। अगर आपका 4% 5% की इंडेक्स लेवल पे अर्निंग ग्रोथ आ रही है, तो उसमें क्या आपको एक्साइटमेंट दिख रहा है जिसके कारण आप 55-60 पी पे कंपनी चला रहे हैं? आप हमको 2 कंपनियां दिखा दीजिए इंडेक्स में जिनका प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो 2 टाइम्स है, जो कि मतलब ओवर वैल्यूड है, लेकिन फिर भी आपको 2 टाइम भी नहीं मिलेगी, मुश्किल से मिलेगी। तो मार्केट में अभी भी गुंजाइश है नीचे आने की। माइक्रो शॉक डेफिनेटली आएगा। आपको थोड़ा क्या कहते हैं, ऑलरेडी करेंसी पे प्रॉब्लम दिख ही रहा है, और मेरे हिसाब से आपको ब्याज की दरें भी उठानी ही पड़ेगी, पर हालांकि ज्यादातर प्रॉब्लम जो है वो डिमांड का नहीं, सप्लाई की तरफ से है। अच्छा आनंद सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मीन अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है, और इस बार की आईटी के नंबर्स आपने देखे ही सर। हम आईटी पे कई बार बात भी कर चुके हैं। अब ये सर, ये ओपन एआई का जो डिप्लॉयमेंट कंपनी का जो आज इशू था, जिसने आईटी को झकझोर कर रख दिया, अभी ये आईटी के लिए फर्दर कितना डाउनसाइड खोल सकता है? और जैसे कहते हैं ना टायर्ड बुल लिक्विडेशन, कि चलो जनाब इस प्राइस पे भी एक बार के लिए अपना स्टॉक बेचो, क्या वो फियर फैक्टर भी अब आईटी से जुड़ेगा क्या? भाई, अगर अभी तक किसी को जुड़ा नहीं है तो बड़ा मुश्किल है उसको दिखाना कि क्यों जुड़ना चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि अभी बिजनेस मॉडल ही क्वेश्चन में आ गया है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सर्विसेज कंपनीज जो है वो खुद ही अपना बना रहे हैं। तो अगर आपको ये आपको दिख रहा था कि इम्प्लीमेंट करने के लिए वो आपके पास आएंगे, सवाल ये नहीं कि आपके पास आएंगे, आप उनको ऐसे आदमी चाहिए जो बिजनेस समझे। बिजनेस, क्योंकि बेसिक कोडिंग का जो काम है वो शायद आप सिस्टम से कर सकते हैं। अब ये है कि वो कोड करना क्या है, और वो उसके लिए आपको बिजनेस समझने की जरूरत है, जिसके लिए आप यहाँ के इंडियन आईटी वाले जो आप फ्रेशर्स लेके आप चला रहे हैं उनसे नहीं होगा। आपको बिजनेस वालों के साथ बैठ के उनके पास उनका प्रोसेस फ्लो समझना होगा। आजकल आईटी का काम, सर्विसेज का भी काम जो है, कंसल्टिंग का ज्यादा और कोडिंग का कम हो गया है, और उसके साथ साथ H1B एटसेट्रा का प्रॉब्लम तो है ही। तो मेरे हिसाब से मार्केट जो है अभी भी समझ नहीं आ रहा है उनको कि आईटी में कहाँ तक गिरावट आ सकती है। मेरा मानना है ये है कि इस सेक्टर को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए जब तक थोड़ी सी और क्लैरिटी नहीं आए कि इनका बिजनेस मॉडल कैसे उभर के आएगा। मीनवाइल 23,400 भी ब्रेक कर दिया निफ्टी ने, वो भी नहीं टिका और तेज़ी से अब मार्केट जो है वो अब गिर रहा है यहाँ पर। और ये देखिए आप, इस समय काफ़ी बड़ी गिरावट इस समय आपको मार्केट में दिखाई देगी। बैंक निफ्टी लेकर आइए एक बार ज़रा। बैंक निफ्टी अब करीब करीब 1000 पॉइंट नीचे है, 53,500 पर बैंक निफ्टी। आनंद जी, एक दिक्कत तो मार्केट के साथ है, अब ड्यूअल दिक्कत है, क्योंकि आईटी तो चल नहीं रहा, उसके अपने कारण है, मैक्रो अपने खुद के कारण है, लेकिन बैंक निफ्टी में अब ये दिक्कत है कि मैक्रो ख़राब हो रहा है हमारा। क्रूड और डॉलर रुपये का जो कॉम्बिनेशन है, और आपने एसबीआई के भी नंबर्स देखे होंगे, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे। ऐसे में बड़े बैंकों पर क्या व्यू बनेगा? देखिए, पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको बैंक में रहना जरूरी है। बैंक में इसलिए शायद गिरावट आ रही है क्योंकि अगर एफआईआईज बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके पास बैंक बहुत ज्यादा थे, तो उनको वहीं से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखें, अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखें, तो अभी भी मार्केट कैप का 1/3 33 to 40% फाइनेंशियल ही है। तो ऐसा है तो है नहीं, पोर्टफोलियो के लिहाज से आप उस बैंक में से निकल सकते हैं। अब यही है कि बैंक आपको महंगे लगते हैं, सस्ते तो मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक, जहां पर डिपॉजिट आपको अभी भी आने की संभावना है, वहां पे आप फिलहाल आपको होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि
ग्रोथ तो आएगी। अगर आप 18% क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं तो उसको कोई ना कोई तो लेंड करेगा, और अगर वो बैंक्स, बड़े वाले बैंक्स ही लेंड करने के लिए के संभावना रहती है उनके पास, तो आपका अर्निंग्स तो वहां से आएगी। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होने की बात है, वैल्यूएशन कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त बैंकिंग में कम से कम डायरेक्टली पैनिक करने की जरूरत है। बैंकिंग में बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा आनंद सर, क्योंकि हम इस इशू पे काफी बात भी कर चुके कई बार कि अगर ये बाजार में थोड़ी सी घबराहट है, थोड़ा प्लेस टू हाइड जिसे कहते हैं, अभी तक हमने हेल्थ केयर स्पेस में बाजार के फार्मा में के कुछ स्किप्स में अच्छी स्ट्रेंथ देखी है। बाजार थोड़ा सा वहां पे एक फ्लाइट टू सेफ्टी ढूंढता हुआ, निफ्टी मेटल स्टिल डूइंग वेल। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? हाइडिंग प्लेस इन फार्मा और मेटल्स, ये क्या एक एप्रोप्रिएट प्लेस है इस वक्त? देखिए, 2 ही 3 सेक्टर चल रहे हैं फिलहाल। एक तो कमोडिटीज है, भले वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो, तो कमोडिटीज में आप रह सकते हैं। अब वो अलग बात है, मैं वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जितने सेक्टर्स आपको इंडिया में खरीदने लायक लगते हैं वो सब इतने महंगे हैं कि आपको नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप इंडिया बेस्ड निवेशक हैं और आप इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पावर, कमोडिटीज और मेटल्स टाइप चीजों में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मेटल्स के अलावा हमारे पास कोई बहुत ज्यादा कमोडिटीज है नहीं जो लिस्टेड है। और मेटल्स में भी हमारे पास स्टील और एल्यूमिनियम के अलावा कोई खास एक्सपोजर लेने की जगह नहीं है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली बनाना पड़ेगा। और बाकी जहां तक रहा फार्मा की बात, फार्मा में आई थिंक अपॉर्चुनिटी सेट फिर से बढ़ रही है। काफी सारे मॉलिक्यूल फिर से ऑफ पेटेंट जा रहे हैं। तो इसलिए स्पेशली वो जो एपीआई और सीडीएमओ टाइप कंपनीज हैं उसमें ग्रोथ आने की पूरी संभावना है और आ भी रही है। अब अलग बात है कि वैल्यूएशन मेरे हिसाब से ज्यादातर कंपनीज की थोड़ी सी स्ट्रेच लग रही है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वहां पे ग्रोथ है और ऐसा कोई मुश्किल है काम उसको कोई रिप्लेस करना, तो उस तरह का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में डेफिनेटली डिफेंसिव पोर्टफोलियो तो बना रहे। ओके। और इस समय कहाँ कहाँ आपकी नज़र होगी आनंद जी इस समय, क्योंकि मार्केट अब क्योंकि करेक्ट हो चुका है काफ़ी हद तक, भले ही आप कह रहे हैं कि शायद और करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन कोई थीम जहां पर आप इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं लेवल्स पर? कि जैसे मैंने कहा, इंडिया में तो आप फिलहाल डिफेंसिव पोर्टफोलियो ही बना के चल सकते हैं। जहां पे ग्रोथ है वो सभी को पता है, पावर, डिफेंस, कमोडिटीज, टू सम एक्सटेंट फार्मा। वैल्यूएशंस मुझे बैंकिंग में ठीक ठाक लगती है। तो मोरलेस आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट यही हो गया है। बाकी ऐसे कोई खास क्षेत्र नहीं है। आपको इक्का दुक्का आपसे कंपनी मिल जाएंगी जहां पे एफएमसीजी या कंज्यूमर स्पेस में डायरेक्टली कुछ ग्रोथ आ सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से कंज्यूमर में थोड़ा सा अभी भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हायर एंड कंज्यूमर ग्रोथ में मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है और इसके कारण शायद एफएमसीजी बेटर प्लेस हो। हालांकि वहां पर ऑलरेडी ज्यादातर कंपनियां जो है वो सिंगल डिजिट ग्रोथ ही दिखाएंगी। तो आपका 10-12% बहुत ज्यादा हो गया, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आपको 12%, नहीं तो आपको वही सिंगल डिजिट ग्रोथ मिलती रहेगी और उसका वैल्यूएशन थोड़ा सा स्टिफ है। तो उसमें आपको टैक्टिकली देखना है, जहां पर दाम ज्यादा गिर चुके हैं आप उनको ले सकते हैं, क्योंकि ये ना तो भागने वाली है कंपनी और इनके एटलीस्ट आरओई काफी हाई रहते हैं, तो इसलिए प्राइस टू बुक मल्टीपल भी आप उनको सस्टेन कर सकते हैं। ओके, चलिए आनंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपना मत रखा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया।